न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खास और अहम खबरों के साथ करेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर 64 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस के पास स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जो है हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार खास करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लेना अब शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन 2 सालों में हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ है उससे राज्य पर काफी असर पड़ा है। वहीं हिमाचल भवन को सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करने के हाईकोर्ट के आदेशों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अभी उन्होंने पूरे आदेश नहीं पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जो आदेश आए हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है। लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और वहीं हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा दिल्ली हिमाचल भवन को सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करने को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने के आरोप लगा रही है, और वहीं सुक्खू सरकार में मंत्री जगत नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कहा कि वह हिमाचल के हितैषी हैं या फिर दुश्मन। जब भी हाईकोर्ट से हिमाचल सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो जयराम ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सारा कांग्रेस का किया हुआ है, जबकि ये मामला 2009 का है और उस समय हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी। अब जो मामला है ये 2009 का है। 9 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने उस समय जो अपफ्रंट मनी लिया और पावर जो प्रोजेक्ट या प्रोपोनेंट थे जो उनको जो है आगे काम जो है नहीं करा पाए।
तो अब फ्रंट मनी जो है वापस करने का अगर कोर्ट से आदेश हुआ है और उसके मतलब जो एग्जीक्यूशन में अब हिमाचल का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में उसको अटैच किया गया है, तो अब ये फैसला तो अभी आपने बताया, अब इसको हम भी स्टडी करेंगे और इसके बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी उचित होगी उसको आगे करेंगे हम। तो पहली बार प्रथम उसमें तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं? जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है, जबकि ये मामला जो है 2009 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय का अपफ्रंट मनी लिया गया है और सरकार जो है हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आता है उसमें कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट में वही जिम्मेवार नहीं होती है। ये जो पीछे से जो चला हुआ है आपके समय का जो मामला था उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आपको कम से कम बयान देने से पहले इतना तो विचार करना चाहिए कि ये प्रदेश हित में हो रहा है या प्रदेश के खिलाफ हो रहा है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब कि जयराम जी जो है ऐसे बैठे हुए हैं कि हिमाचल का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होते रहना चाहिए, चाहे आपदा के समय हो, केंद्र से पैसा ना मिले तब भी बड़े खुश होते हैं, अब कोई कोर्ट से फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तब भी बड़े खुश होते हैं। तो इसमें विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि आप हिमाचल के हितैषी नहीं है, आप हिमाचल को जो है बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। वहीं हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के कई इस तरह के फैसले आते रहते हैं, कोई आर्बिट्रेशन के मसले हैं जिसमें कि सरकार पर लायबिलिटी रहती है, जिसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर कानूनी राय भी ली जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को राजनीति न करने की नसीहत दी। कई फैसले आते हैं और इसमें कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं, कई इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया वो की जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट्स का देना है जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है, ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं प्रदेश के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अपफ्रंट मनी दिया जाता है मगर फॉर सो एंड सो रीज़न वो नहीं चलता है। तो उसमें निश्चित तौर से जिसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस मांगेगा, मगर एकदम वो पैसा वापस दे देना, मैं समझता हूँ वो उसमें जो लीगल डिपार्टमेंट है या अपना पावर डिपार्टमेंट है वो उसमें कौन लेगा। अब मसला क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट ने इसमें ये आदेश दिया है, इसको आगे SLP के माध्यम से या जैसे भी लीगल डिपार्टमेंट है, जो एडवोकेट जनरल है, लॉ डिपार्टमेंट है, वो इसमें कौन लेगा। मगर मेरा जयराम जी से निवेदन है कि हर चीज़ में राजनीतिक अवसर को तलाशना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज ही थी, ये बहुत लंबे समय से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। अगर कल को दूसरी सरकार भी कभी कोई बनेगी उस हमीरपुर में सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की सुखद सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। राजेंद्र राणा ने कहा कि लाहौल स्पीति में पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को पैसा अभी तक सरकार के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता है, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेशों पर पैसा चुकाने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर में नगर निगम बनाने का स्वागत किया, लेकिन सरकार की व्यवस्था पर जमकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। एक पावर प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का वहां पर लाहौल स्पीति में लगना था, उसके लिए 64 करोड़ रुपया उस कंपनी ने जमा करवाया था। और जब उनका काम नहीं हुआ तो चाहिए था सरकार को कि जो पैसा सरकारी खजाने में उन्होंने डिपॉजिट कराया था उनको वापस किया जाता। पैसा वापस नहीं किया, उनको अंततः मजबूर होकर उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने
आदेश करा कि 7% ब्याज के साथ विद पेनल इंटरेस्ट के साथ जो है इन लोगों का 150 करोड़ रुपए को वापस किया जाए। अब उच्च न्यायालय के आदेश को भी सरकार ने नहीं माना, ना अधिकारियों ने माना, ना सरकार ने माना, क्योंकि सरकार तो सो ही है, सरकार तो और ही काम में व्यस्त है। या तो इनके समूसे गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने में लग जाती है, या फिर जो विधायक बने हैं या पूर्व विधायक हैं उनके घरों की नाप नपाई में चला जाता है, या उनके रिश्तेदारों के ट्रांसफर में लगा जाता है। तो सारी की सारी पुलिस उस काम में लगाई है कि विधायकों के खिलाफ मुकदमे बनाओ। आज मैं पढ़ रहा था कि चैतन्य के खिलाफ भी कोई मुकदमा और दर्ज करवा दिया। करा दे, मैं कहता हूँ कि किराए जितना करा सकते हैं, पर तो सरकार परमानेंट नहीं है। बर्तन उतना डालना चाहिए जितना बर्तन वापस जो आदमी संभालने वाला बने। और दूसरा, अब उच्च न्यायालय ने आदेश करा कि आपको सितंबर महीने का आदेश किया, आपने 150 करोड़ रुपया इनका नहीं दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उन्होंने हिमाचल भवन जो कि मंडी हाउस में है दिल्ली में, एक प्रेस्टिजियस एक प्रॉपर्टी है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जहां लोग रुकते हैं, सरकारी अफसर रुकते हैं, पॉलिटिकल लोग रुकते हैं। हिमाचल का आम आदमी जब कहीं कमरा नहीं मिलता तो वहां रुक जाते हैं। तो उसको नीलाम करने के उच्च न्यायालय ने आदेश किए, क्योंकि उनको तो पैसा, जिसने पैसा दिया उसने पैसा लेना है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टियों की नीलामी जो है कोर्ट के आदेश से हो। वर्तमान समय में नगर निगम बने हुए और नगर पंचायतें बनी हुई हैं, नगर परिषदें बनी हुई हैं, क्या वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है? क्या वहाँ पर जो आधारभूत जो ढांचा क्या सरकार ने उसको दुरुस्त कर दिया है? हमारी भोटा की छोटी सी नगर पंचायत है, आज वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, ईओ नहीं है, तो पूछने वाला नहीं है। पिछले 10 साल से 8 साल से सीवरेज का वहाँ पे काम चला हुआ है, अभी तक वो सीवरेज की स्कीम पूरी नहीं हो पाई है। तो नई नगर पंचायतों में कैसे ये ढांचा खड़ा करेंगे, कहाँ से ईओ लाएंगे, कहाँ से स्टाफ लाएंगे, पहले उसके बारे में तो सरकार को स्पष्टीकरण। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई गई। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। देश में आज जो भी परिवर्तन देखे जा रहे हैं वह उनकी नीतियों के कारण ही संभव हो पाए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में प्रो कर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाया, और जब उनकी हत्या हुई तो वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले, कुछ दिन पहले, उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रहूंगी। ये उनका बलिदान है, और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार है। धर्मशाला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन काम करने वाले को सम्मानित किया है। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारतीय जीवन दर्शन में नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा गया है। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए सबको आगे आना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। यहाँ के पहले के बच्चे और आज के युवा और युवती प्रदर्शित किए हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें भावुक होना था। आप सबसे और रिक्वेस्ट है, मैं उनके बीते हुए पल को और आज के पल को, उन दोनों के बीच जब सोच रहा था तो भावुक हो गया। क्या संदेश देके जाएंगे आज की?
पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने सुखू सरकार पर निशाना साधा है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुखू सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वह असफलता का भी जश्न मनाते हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार अपने फेलियर का जश्न मनाने का काम कर रही है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की गई थी। बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी बचाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वही जानते हैं। में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा वहां पे लगा है, और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मंडी की गलियों में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है, लेकिन हिंदू संगठन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुओं की मांग पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो आने वाले समय में हिंदू खुद आकर देवस्थान को मुक्त कराएंगे। ये केवल मंडी का विषय नहीं है, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अवैध ढांचे जो है इन लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और मंडी में जो अवैध ढांचा बनाया गया है वो हमारे देवस्थान की भूमि के ऊपर बनाया गया है। और सरकार और प्रशासन को 1 महीना पहले जो है इस सारे विषय के ऊपर यहाँ आंदोलन किया गया था समाज के द्वारा, और सरकार प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भरमाने का एक प्रयास जो है सरकार की ओर से हो रहा है, और सरकार जो है एक तुष्टिकरण की नीति को लेकर के आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को जो है वो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम सरकार को और प्रशासन को केवल एक सांकेतिक धरना करके हम चेतावनी देने के लिए आए हैं कि सरकार और प्रशासन ये ना सोचे कि हिंदू समाज जो है इस सारे विषय को भूल चुका है। यदि सरकार प्रशासन इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है और हमारा जो देवस्थान है उसको मुक्त करवाने की ओर उस दिशा में काम नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज जो है अपने स्तर पर अपने देवस्थान को मुक्त करवाने में सक्षम है। और अगली बार जब हम आएंगे तो अपने आप देवस्थान को मुक्त करवाएंगे। जैसे पिछली बार 10 सितंबर को हमने एक सैंपल दिया था, भैया सैंपल ले लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। फिर 13 तारीख को हमने 13 सितंबर को पूरा पेश किया। इसी तरह का एक सैंपल आज दिया हमने छोटा सा, कि ये इसलिए दिया है कि ये ना सोचे सरकार प्रशासन कि हिंदू समाज 13 तारीख के बाद सो गया है, ठीक है। कि समय रहते जो हमारा खसरा नंबर 1280 जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की आरटीआई में भी वही है, और जो अहले इस्लाम के वकील हैं मोहम्मद अहमद सैफी टीसीपी कोर्ट में उन्होंने भी वही लिख के दिया है कि वो उस जगह में उनकी मस्जिद एरिया में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सरकार समय रहते वो जो हमारा खसरा नंबर, हमें उनके 45 वर्ग मीटर उनकी मस्जिद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 45 पड़ोस में नमाज पढ़ें, हम अपने 154 स्क्वायर में अपना नमाज। शिमला पालमपुर मंडी के बाद नूरपुर शहर में एक मस्जिद विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। अगर इस मामले पर प्रशासन ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो नूरपुर में संजोली जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उक्त धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीण काफी उग्र हैं। लोगों ने नूरपुर प्रशासन की तहसीलदार को एक ज्ञापन भी दिया। इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों ने तहसीलदार को एक अवगत कराया है और मस्जिद निर्माण कार्य को गिराने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर प्रशासन जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर ऐसे में हिंदू समाज खुद कार्रवाई करने को मजबूर होगा। इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। कि इस सारी घटना का संज्ञान ले,
नहीं तो ये भी आने वाले समय में जैसे संजौली हुआ तो बनने वाला है, क्योंकि एक आदमी अगर धींगा मुश्ती करेगा, बदमाशी दिखाएगा, तो बाकियों ने चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं, है ना। वो फिर प्रशासन के लिए कल को दिक्कत होएगी पैदा, क्योंकि लोग जो भी चल रहा है उससे लोगों के मन में दुख, और ये तो है ही है कि एक आदमी सारों को सबको पीछे लगा रहा है। तो कल को आने वाले समय में अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता तो फिर समाज वो करेगा जो जरूरी है, फिर जो लातों के भूत है। वहीं ऊना के बंगड़ा की ग्राम पंचायत मच्छाली में जो है राज्य सरकार की तरफ से नगर पंचायत बनाने की घोषणा पर बंगाड़ा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा का जोरदार स्वागत किया है। साथ ही बंगाड़ा चौक पर पटाखे फोड़े और लड्डू भी बांटे। इस मौके पर विधायक विवेक शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आभार जताया। जो है वो हुई है, और क्योंकि जिला ऊना के सभी ब्लॉकों में जो है वो नगर पंचायत है, और कुटलैहड़ में आज तक बंगाड़ा को जो नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला था, और ये प्रदेश की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद है कि आज बंगाड़ा को नगर पंचायत का दर्जा मिला। और मैं समझता हूँ कि बंगाड़ा के लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में जो इसके क्षेत्र का जो विकास होगा, और बहुत सी असुविधाएं यहाँ पर थी जो मिल नहीं पा रही थी लोगों को, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर बहुत समय से लंबित एक मांग थी कि यहाँ पर जो है वो कूड़ा कचरा जो उसको फेंकने की जगह। नगरोटा सूर्या में एक गांव के जाने वाले रास्ते के लिए रेलवे क्रॉसिंग न होने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि देश की आजादी के बाद भी हमें आज तक आजादी नहीं मिली है, आज भी हम लोग कैदी की तरह रह रहे हैं। दस दिए कि ग्रामीणों ने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा जिसमें कि रेलवे क्रॉसिंग न होने लोगों को परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया। बीती है कि मेरी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ था 18 अप्रैल को। ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, और देयर वाज नो एक्सेस टू माय हाउस। मेरे घर की तरफ कोई रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, कोई टैक्सी नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। तो ये जो केस चले हुए थे मेरे को विदित है, मेरे को ज्ञान है कि ये मीनू खड का, खब्बल का, और बरियाल स्टेशन का, और अनंतपुर स्टेशन का, ये जो रेलवे क्रॉसिंग के लिए मांग जनता ने, जो अफेक्टेड लोग हैं उनका। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप के तीसरे दिन पायलटों ने नरवाड़ पैराग्लाइडिंग साइट के टेक ऑफ के लिए पॉइंट से उड़ान भरी। वहीं एक्यूरेसी कप का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश और नरवाड़ा एडवेंचर क्लब के द्वारा करवाया जा रहा है। चंबा जिला में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से सामने आई है, जिसमें कि एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए और उनका अलग से इलाज किया गया है। नवंबर का महीना आधे से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अन्य सालों की तरह इस बार ठंड कम है, जो किसान के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लाहौल घाटी में केवल सुबह शाम ठंड देखने को मिल रही है, जिससे कि लाहौल घाटी के किसानों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रहा है। साल गर्मी की वजह से जो सारी हदें पार कर रही है, उसको सोच के बहुत ही मतलब अफसोस हो रहा है कि आने वाले समय पे हमारे ये प्राकृतिक प्रकोप की वजह से हमारे एरिया का क्या हालत होगा, इसको सोचने के लिए हम मजबूर हैं। बर्फबारी ना होने की वजह से पूरे लाहौल में या पूरे मयाड़ वैली में एक ज़माना था कि मयाड़ वैली में कम से कम 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ती थी। आज के ज़माने में कोई इस बर्फ का आंकलन नहीं कर सकता है, 1 या 2 फीट मिनिमम पड़ रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, जी हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में, आपके साथ हूँ रंजीत लाहौली। इस साल जो है लाहौल घाटी में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसानों के चेहरे में चिंता साफ नजर आ रहे हैं। खेतों में बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। पानी के लिए जो है गर्मियों में सिंचाई के लिए दिक्कत आ सकता है। वहीं किसानों के चेहरे में साफ नजर आ रहे हैं कि इस साल जो है बर्फबारी ना होने की वजह से जो है गर्मियों में हम खेतों को कैसे सिंचाई करें।